शिवानी का बचपन पहाड़ी शहर की उन गलियों जैसा था जहां धूप देर से आती है पर सुकून बहुत होता है। वो अपने पिता की सबसे प्रिय संतान थी। मध्यम वर्गीय परिवार, सीमित साधन, लेकिन खुशियां असीम। मेरी शिवानी तो साक्षात सरस्वती है, उसके पिता अक्सर पड़ोसियों से कहते। शिवानी पढ़ने में बहुत मेधावी थी। उसे समाज शास्त्र से लगाव था। वो अक्सर समाज की कुरीतियों पर अपनी छोटी सी उम्र में बड़ी बातें करती। लेकिन खुशियों का ये सूरज जल्दी ही बादलों में छिप गया। जब वह बीए फाइनल में थी, उसकी माँ बीमार रहने लगी। वह दौर परीक्षा का था, लेकिन शिवानी के लिए परीक्षा केवल कॉलेज की नहीं, घर की भी थी। माँ का बुखार जब रात रात भर नहीं रुकता तो शिवानी जागकर उनके सिर पर पट्टी रखती। छोटे अभिनव और रचना को खिलाना, स्कूल भेजना और फिर खुद कॉलेज जाना, यहीं से शिवानी के बलिदान की नींव पड़ी। माँ के जाने का दिन आज भी शिवानी की आत्मा को कंपा देता है। एक साधारण सी बीमारी और फिर अचानक सब खत्म। उस दिन शिवानी का बीए का आखिरी पेपर था। घर में मातम था और बाहर भविष्य की चुनौती। पिताजी पूरी तरह टूट चुके थे। वे एक कोने में बैठे रहते। उस समय 20 साल की शिवानी ने अपने आंसू पोंछे और रसोई संभाली। उसने मेरिट में आने का सपना देखा था, लेकिन अब उसके सामने दो छोटे भाई बहनों का भूखा चेहरा था। पिताजी ने एक दिन सबके सामने कहा, मेरी समझदार बेटी शिवानी सब संभालेगी। अब वही इस घर की माँ है। इस एक वाक्य ने शिवानी को एक ऐसे जंजीर में बांध दिया जिसका दूसरा सिरा त्याग की खूंटी से बंधा था। अभिनव क्रिकेट खेलने निकल जाता, रचना सहेलियों के साथ व्यस्त रहती और शिवानी वो किताबों और बर्तनों के बीच एक मशीन बन गई थी। उसे पीएचडी करनी थी, शोध करना था, लेकिन नियति ने उसे घर की धुरी बना दिया था। शिवानी के बीए के परिणाम आए। जैसा कि सबको उम्मीद थी, वो पूरे विश्वविद्यालय में अव्वल आई थी। स्वर्ण पदक उसके नाम था। कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे बुलाकर शाबाशी दी और कहा, शिवानी, तुम जैसे होनहार छात्राओं को आगे बढ़ना चाहिए। समाजशास्त्र में जो तुम्हारी पकड़ है, वो तुम्हें एक बड़ा प्रोफेसर या शोधकर्ता बना सकती है। फेलोशिप के लिए फॉर्म भर दो। शिवानी उस दिन हवा में तैरती हुई घर आई। उसके पास एक सपना था, पीएचडी करने का। वो चाहती थी कि वो समाज की उन विसंगतियों पर शोध करे जो औरतों को घर की चार दीवारी में कैद कर देती है। लेकिन घर का दरवाज़ा खोलते ही उसका सामना एक दूसरी हकीकत से हुआ। रसोई में बर्तन पसरे थे। रसोई में बर्तन पसरे थे। 10 साल की रचना रो रही थी क्योंकि उसकी फ्रॉक का बटन टूट गया था और 15 साल का अभिनव सोफे पर लेटा चिल्ला रहा था, दीदी भूख लगी है, माँ होती तो अब तक पराठे खिला देती। पिताजी ड्राइंग रूम में एक पुरानी फाइल देख रहे थे। शिवानी ने उत्साह में कहा, पिताजी मैं फर्स्ट आई हूँ, गोल्ड मेडल मिला है, सर कह रहे हैं कि आगे की पढ़ाई के लिए। पिताजी ने चश्मा उतारा और एक लंबी ठंडी सांस ली। उनकी आंखों में खुशी तो थी, पर उससे कहीं ज़्यादा एक लाचारी थी। उन्होंने शिवानी का हाथ पकड़ा और बोले, बेटा मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन देखो तुम्हारी माँ के जाने के बाद ये घर बिखर गया है। मैं दफ्तर जाता हूँ तो पीछे इन बच्चों का क्या होगा। प्राइवेट ट्यूशन करके तुम 2 पैसे भी कमा लोगी और घर भी संभल जाएगा। आगे पढ़कर क्या करोगी, आखिर संभालना तो घर ही है। शिवानी के हाथ से वो स्वर्ण पदक जैसे फिसल गया। वह भरोसा जो पिताजी ने उस पर किया था, वो दरअसल एक बोझ था। उसने उस रात अपनी किताबों को अलमारी के सबसे निचले रैक में रख दिया। उस रात वो रोई नहीं, बस जागती रही, ये सोचते हुए कि क्या समझदार होना ही उसकी सबसे बड़ी खता है। अगले 2 साल शिवानी के लिए किसी तपस्या के कम नहीं थे। सुबह 5 बजे उठकर पानी भरना, नाश्ता बनाना, दोनों को स्कूल के लिए तैयार करना और फिर दोपहर में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। उसकी सहेलियाँ एमए कर रही थी, कोई नेट की तैयारी कर रही थी और शिवानी, वह अभिनव के होमवर्क और रचना के नखरों में उलझी थी। अभिनव को क्रिकेट का शौक था। उसकी किट, उसकी फीस और उसके दोस्तों के साथ पार्टी के लिए शिवानी अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को मारती। वो अपने पुराने कपड़ों को ही उलट पुलट कर पहन लेती ताकि अभिनव को नया बल्ला मिल सके। रचना घर के काम में हाथ बटाना तो दूर, अक्सर चिढ़कर कहती, दीदी आप तो बोरिंग हो गई हैं, हमेशा बस काम काम, मुझे तो अपनी लाइफ जीनी है।
शिवानी मुस्कुराकर रह जाती। उसे लगता कि शायद यही उसका भाग्य है। एक दिन उसके कॉलेज की सबसे प्रिय सहेली नीलम उससे मिलने आई। नीलम अब लेक्चरर बनने की तैयारी कर रही थी। उसने शिवानी की हालत देखी, उखड़े हुए नाखून, चेहरे पर थकान और वही 2 साल पुरानी सूती सलवार कमीज। नीलम ने कहा, शिवानी, तू ये क्या कर रही है? तो खुद को ख़त्म कर रही है। अपने लिए जीना सीख। शिवानी ने धीमे से जवाब दिया, नीलम, जब घर की छत गिर रही हो तो कोई ये नहीं देखता कि उसके कपड़े गंदे हो रहे हैं या नहीं। वो बस छत को थामने की कोशिश करता है। मैं इस घर की वही छत हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस छत को वो अपनी हड्डियों से सींच रही है, वही एक दिन उसे पुराना खंडहर कहकर ठुकरा दी जाएगी। वो जून की एक तपती दोपहर थी। पिताजी एक सरकारी दौरे पर गए थे। घर में सब कुछ सामान्य था। शिवानी ने आम का पन्ना बनाया था और रचना को पिला रही थी। तभी अचानक घर के बाहर एक जीप रुकी। दफ्तर के बड़े बाबू और 2 अन्य लोग उतरे। उनके चेहरे पर जो हवाइयाँ उड़ रही थी, उन्हें देखकर शिवानी का कलेजा धक से रह गया। बेटा शिवानी, हौसला रखो, बड़े बाबू ने कांपती आवाज़ में कहा। एक ट्रक ने पिताजी की कार को टक्कर मार दी थी। अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। शिवानी के कानों में जैसे साए साए होने लगा। 22 साल की उम्र में वो पूरी तरह अनाथ हो गई थी। अभिनव और रचना बदहवास होकर रो रहे थे। मोहल्ले वाले जमा हो गए थे। दाह संस्कार के बाद जब घर में सन्नाटा पसरा, तब असली चुनौती सामने आई। बैंक अकाउंट में बहुत कम पैसे थे। पिताजी की पेंशन और फंड मिलने में समय लगना था। घर में राशन खत्म हो रहा था। 15वें दिन पिताजी के विभाग के अधिकारी घर आए। उन्होंने कहा, शिवानी, तुम्हारे पिता एक ईमानदार कर्मचारी थे। नियमों के अनुसार हम उनके स्थान पर परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दे सकते हैं। तुम पढ़ी लिखी हो, क्या तुम क्लर्क की नौकरी करोगी? शिवानी ने अभिनव और रचना की ओर देखा। अभिनव अभी 12वीं में था। अगर वो नौकरी नहीं करती तो इनका भविष्य अंधकार में था। उसने अपने आंसुओं को पी लिया और उसी दिन कलम थाम ली। वो हाथ जो कभी रिसर्च पेपर लिखने वाले थे, अब दफ्तर की फाइलों में गुम होने जा रहे थे। 22 साल की शिवानी अब बड़ी बहन से अभिभावक बन गई थी। शिवानी के लिए दफ्तर का पहला दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। जिस उम्र में लड़कियां सजने संवरने और अपने करियर की ऊंची उड़ान भरने के सपने देखती हैं, उस उम्र में शिवानी खाकी फाइलों और स्याही से सनी मेजों के बीच बैठी थी। दफ्तर के पुराने बाबू उसे सहानुभूति की नज़रों से देखते तो कुछ उसे नौसिखियां समझकर काम का बोझ उसी पर डाल देते। उसे टाइपिंग नहीं आती थी। सरकारी पत्राचार की भाषा उसके लिए नई थी। शुरुआती दिनों में वो अक्सर घर आकर रोती, क्योंकि दफ्तर में हुई गलतियों पर उसे डांट सुननी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही वह घर में कदम रखती, उसे अपने आंसू पोंछने पड़ते। अभिनव की कॉलेज की फ़ीस, रचना की नई ड्रेस और रसोई का राशन, ये सब अब उसी के कंधों पर था। उसने रात रात भर जाकर दफ्तर का काम सीखा। वो सुबह 7 बजे उठकर घर का सारा खाना बनाकर जाती और शाम को थक कर आने के बाद फिर से रसोई में जुट जाती। उसकी कोमल उंगलियों पर अब बर्तनों के काले निशान और फाइलों की धूल जमने लगी थी। पर उसे सुकून था कि उसके भाई बहन की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आ रही थी। समय का पहिया घूमता रहा। शिवानी अब दफ्तर के काम में माहिर हो गई थी, लेकिन घर की आर्थिक तंगी अक्सर उसका रास्ता रोक लेती। कई बार ऐसा होता कि महीने के आखिरी दिनों में उसके पास दफ्तर जाने के लिए बस का किराया तक नहीं बचता। ऐसी स्थिति में वो पैदल ही दफ्तर निकल जाती, ये बहाना बनाकर कि सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी होती है। एक बार दीपावली का अवसर था। अभिनव को नए जूते चाहिए थे और रचना को रेशमी सूट। शिवानी ने अपने बोनस के पैसों से उन दोनों की मुराद पूरी की। लेकिन जब रचना ने पूछा, दीदी आप अपने लिए क्या लाएं? तो शिवानी ने एक पुरानी साड़ी को ही नया फॉल लगाकर दिखाते हुए कहा, देखो, ये बिल्कुल नई जैसी लग रही है ना। अभिनव और रचना अपनी दुनिया में खुश थे। उन्हें कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उनकी हर छोटी खुशी के लिए शिवानी ने अपनी कितनी इच्छाओं का गला घोटा है। शिवानी ने कभी उन्हें ये नहीं जताया कि वो कितनी मुश्किल से घर चला रही है। उसके लिए उसकी मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। शिवानी की मेहनत रंग लाई। अभिनव पढ़ने में बहुत होशियार निकला।
शिवानी ने अपनी जमा पूंजी और जीपीएफ से पैसे निकालकर अभिनव को शहर के सबसे अच्छे कोचिंग संस्थान में भेजा। उसने खुद भूखे रहकर अभिनव के लिए महंगी किताबें खरीदी। वह दिन शिवानी के जीवन का सबसे गौरवशाली दिन था जब अभिनव का चयन खंड विकास अधिकारी के पद पर हो गया। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी गई। शिवानी की आंखों में खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लगा कि उसकी बरसों की तपस्या सफल हो गई। अब उसके सिर से जिम्मेदारी का बोझ कुछ कम होगा और शायद अब वो रचना के भविष्य और अपने खुद के बारे में सोच सकेगी। अभिनव ने उस दिन सबके सामने शिवानी के पैर छुए और कहा, दीदी आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अब आप आराम करना, अब मैं इस घर की कमान संभालूंगा। शिवानी को लगा कि उसके दुख के दिन लद गए, पर उसे क्या पता था कि यह तो एक नए और गहरे मानसिक संघर्ष की शुरुआत थी। अभिनव के पद और रसूख ने उसके भीतर के उस कृतज्ञ भाई को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया था। अभिनव के अफसर बनने के बाद समाज में शिवानी के परिवार का मान बहुत बढ़ गया था। अब अभिनव के लिए रिश्तों की लाइन लग गई थी। शिवानी चाहती थी कि एक ऐसी लड़की घर आए जो न केवल अभिनव को समझे बल्कि इस घर को अपना मानकर रचना को छोटी बहन और उसे बड़ी बहन का सम्मान दे। तभी छोटे मामा जी एक बड़े खानदान का रिश्ता लेकर आए। लड़की का नाम था सुजीता। उसके पिता एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी थे। सुजीता दिखने में बेहद खूबसूरत और आधुनिक विचारों वाली थी। मामा जी ने कहा, शिवानी, अभिनव अब खुद एक क्लास 1 अफसर है तो पत्नी भी उसके स्तर की होनी चाहिए। सुजीता बड़े घर की बेटी है, तुम्हारे घर की रौनक बढ़ा देगी। शिवानी ने सोचा, शायद एक सुशिक्षित और संपन्न परिवार की लड़की आने से घर की आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा और बेहतर होगी। उसने अपनी जमा पूंजी, गहने और यहाँ तक कि अपनी कुछ व्यक्तिगत बचत भी अभिनव की शादी में लगा दी। शादी बेहद धूमधाम से हुई। शिवानी ने दिल खोलकर खर्च किया ताकि उसके भाई के ससुराल में नाक ऊंची रहे। शहनाइयों की गूंज में शिवानी को लगा कि उसके जीवन का सबसे कठिन अध्याय समाप्त हो गया, पर असल में एक नया कुरुक्षेत्र तैयार हो रहा था। सुजीता ने जब घर में कदम रखा तो पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी बड़े घर की बेटी वाली मानसिकता सामने आने लगी। उसे पुश्तैनी मकान की दीवारों का रंग पुराना लगने लगा। उसे रसोई में काम करना अपनी शान के खिलाफ लगता और उसे रचना का चुलबुलापन भी खटकने लगा। वो अक्सर अभिनव से कहती, अभिनव, तुम्हारे घर में तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सुबह से शाम तक दीदी और रचना का ही राज चलता है, और ये पुराना घर, मेरे मायके में तो नौकरों के कमरे भी इससे बेहतर थे। शिवानी ने सुजीता को बहुत प्यार से अपनाने की कोशिश की। वो दफ्तर से थकी हारी आती और फिर से रसोई में जुट जाती ताकि सुजीता को परेशानी ना हो। उसने सोचा था कि बहू के आने से उसे हाथ बटाने वाला कोई मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उसे एक और व्यक्ति की सेवा करनी पड़ रही थी। सुजाता दोपहर तक सोती और उठने के बाद सीधे मेज पर नाश्ते की उम्मीद करती। अभिनव भी अब सुजीता की बातों में आकर शिवानी से दूरी बनाने लगा था। तनाव तब चरम पर पहुंच गया था जब एक दिन शिवानी की तबीयत कुछ खराब थी। दफ्तर में काम बहुत दबाव था और उसे देर हो रही थी। उसने बहुत हिम्मत बटोरकर सुजीता से एक छोटा सा आग्रह किया, सुजीता, आज मेरा सिर बहुत भारी है और मुझे 10 बजे तक दफ्तर पहुंचना है। मैंने दाल और सब्जी बना दी है, क्या तुम सिर्फ रोटियां सेक लोगी? इससे मुझे अपनी तैयारी करने का थोड़ा समय मिल जाएगा। शिवानी ने बड़ी विनम्रता से कहा। सुजीता ने हाथ में पकड़ा मैगजीन नीचे रखा और बड़ी रूखी नज़र से शिवानी को देखा। उसने दो टूक जवाब दिया, नहीं दीदी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं सुबह 9 बजे सोकर उठती हूँ और उसके बाद मुझे अभिनव के कपड़े प्रेस करना और उनका सामान सेट करना होता है। मुझे रसोई के इन झंझटों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे यहाँ तो ये सब काम नौकर करते थे। मुझे इन सब कामों से बख्श दीजिए। शिवानी सन्न रह गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा मार दिया हो। वही रसोई जहाँ उसने अपनी जवानी के बेहतरीन साल जला दिए, आज उसे वहाँ एक मददगार भी नसीब नहीं था। उस दिन शिवानी बिना कुछ खाए दफ्तर चली गई। उसकी आंखों के आंसू दफ्तर की फाइलों पर गिर रहे थे। उसे समझ आ गया था कि जिस परिवार को उसने अपना खून देकर सींचा, वहाँ अब वो केवल एक काम करने वाली मशीन बनकर रह गई है। एक रविवार की दोपहर घर में सब शांत थे। शहर की उमस भरी दोपहर में पुश्तैनी मकान की दीवारें जैसे पसीज रही थी। शिवानी रसोई में खड़ी पसीने से तरबतर थी
आज रविवार था, लेकिन उसके लिए आराम का कोई अर्थ नहीं था। तभी शिवानी के बड़े मौसाजी, जो परिवार के शुभ चिंतक थे, घर आए। उनके साथ एक सौम्य और गंभीर व्यक्तित्व वाले सज्जन भी थे। मौसाजी के चेहरे पर एक विशेष चमक थी, जैसे वे कोई बहुत अच्छी खबर लाए हों। अभिनव ड्राइंग रूम में एयर कंडीशनर की ठंडी हवा में बैठा अखबार पढ़ रहा था और सुजीता अपने कमरे में किसी सहेली से फ़ोन पर ऊंचे स्वर में ठहाके लगा रही थी। तभी दरवाजे पर भारी दस्तक हुई। शिवानी ने हाथ पोंछते हुए दरवाज़ा खोला। सामने मौसाजी खड़े थे। उनके साथ एक सौम्य व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी। अरे मौसाजी, आप अचानक! आइए, अंदर आइए। शिवानी ने सम्मान से उन्हें अंदर बुलाया। अभिनव ने औपचारिकता के नाते अखबार रखा और उठ खड़ा हुआ। प्रणाम मौसाजी, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? सबके बैठने के बाद मौसाजी ने गला साफ किया और अभिनव की ओर देखते हुए बोले, भूला नहीं हूँ बेटा, बस एक बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में आया हूँ। मौसाजी ने बिना भूमिका के बात शुरू की। देखो अभिनव, मैं घुमा फिरा कर बात करना नहीं जानता। शिवानी की उम्र अब निकल रही है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। शिवानी ने तुम दोनों भाई बहन के लिए अपनी पूरी जवानी होम कर दी। अब तुम भी अफसर बन गए हो और तुम्हारी गृहस्थी भी बस गई है। मुझे लगता है अब हमें शिवानी के बारे में सोचना चाहिए। ये राजीव जी हैं, मेरे पुराने मित्र के बेटे, जिला सांख्यिकी अधिकारी हैं। बहुत ही सुलझे हुए और नेक इंसान। पत्नी का देहांत 2 साल पहले हो चुका है। कोई संतान नहीं है। इन्हें एक ऐसी जीवन संगिनी चाहिए जो घर और रिश्तों की अहमियत समझे। इन्हें एक सुलझी हुई पढ़ी लिखी जीवन संगिनी चाहिए जो घर को घर बना सके। जब मैंने शिवानी के बारे में बताया तो इन्होंने तुरंत हामी भर दी। मौसाजी के शब्दों ने कमरे की हवा बदल दी। रसोई से आती छौंक की खुशबू जैसे अचानक कड़वाहट में बदल गई। सुजीता भी कमरे से बाहर निकल आई थी और दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। राजीव जी ने धीमे स्वर में कहा, शिवानी जी, मुझे पता है आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अब आपको भी कोई ऐसा मिले जो आपका ख्याल रखे। हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। राजीव की बात खत्म होते ही कमरे में जैसे सन्नाटा पसर गया। शिवानी के दिल की धड़कन तेज हो गई। एक पल के लिए उसके मन में दबी हुई इच्छाओं ने करवट ली। क्या वह भी एक घर की लक्ष्मी बन सकती है? क्या उसे भी किसी का सहारा मिल सकता है? शिवानी को उम्मीद थी कि अभिनव खुशी से उछल पड़ेगा और कहेगा कि हाँ मौसाजी, दीदी को अब सुखी होना ही चाहिए। लेकिन वहाँ जो हुआ उसकी उसे कल्पना भी नहीं की थी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसे भी अपना कहने वाला कोई मिल जाएगा, लेकिन तभी उसने अभिनव के चेहरे की ओर देखा, जहाँ खुशी की जगह डर और स्वार्थ की लकीरें उभर आई थी। कमरे में छाई खामोशी भयावह थी। अभिनव के दिमाग में गणित चलने लगा था। दीदी चली गई तो घर में 50,000 वेतन कौन लाएगा? घर का खाना कौन बनाएगा? रचना की शादी का खर्च कौन उठाएगा? और सुजीता, वो तो हाथ भी नहीं धोती। अभिनव के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा डर और भौखलाहट थी। अभिनव ने गला साफ किया। उसकी आवाज़ में बनावटी चिंता थी। ये क्या बात लेकर बैठे आप भी मौसा जी? ये क्या बात ले बैठे आप भी मौसा जी? दीदी इस घर की आत्मा है, हमारी ताकत है। पिताजी उन्हीं को सब जिम्मेदारी सौंप कर गए थे। अभी रचना की शादी बाकी है। हम पति पत्नी अभी गृहस्थी के मामले में नए हैं। अगर दीदी दूसरे घर चली गई तो हमारा क्या होगा? घर बिखर जाएगा। क्या हम उन्हें किसी दूसरे के घर बेचकर सुखी रह पाएंगे? पिताजी मरते समय दीदी के हाथ में हमारा हाथ थाम कर गए थे। क्या दीदी हमें अधर में छोड़ देगी? शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई इंसान नहीं, जैसे कोई ज़रूरी फर्नीचर हो गई थी जिसे घर की सुविधा के लिए रखना ही था। सुजीता अब बाहर आ गई। उसके चेहरे पर साफ नफरत थी। सुजीता ने आग में घी डालते हुए कहा, मौसा जी साफ साफ सुन लीजिए, मैंने अभिनव से शादी इस शर्त पर की थी कि दीदी घर संभालेंगी। मैं कोई रसोई का काम करने के लिए इस घर में नहीं आई हूँ। दीदी हमें बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। आप यहाँ आग लगाने आए हैं क्या? हम पति पत्नी अभी सेटल हो रहे हैं। मुझे घर के कामों का कोई अनुभव नहीं है। दीदी ही तो सब संभालती हैं। अगर वे चली गई तो क्या मैं चौके बर्तन के लिए यहाँ आई हूँ? अभिनव ने मुझसे वादा किया था कि मुझे घर के कामों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मौसा जी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सुजीता को टोका, बहू तुम क्या कह रही हो? शिवानी की अपनी भी तो कोई ज़िंदगी है।
क्या वो उम्र भर तुम लोगों की नौकरानी बनी रहेगी? नौकरानी? सुजीता चिल्लाई। ये शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो उन्हें सम्मान देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे अपनी जिम्मेदारी भूलकर अपना घर बसाने निकल पड़े। और वैसे भी इस उम्र में शादी, समाज क्या कहेगा? लोग हंसेंगे कि बच्चों को पालने वाली उम्र में दीदी दुल्हन बन रही हैं। उन्होंने अभिनव को समझाने की कोशिश की। बेटा, शिवानी तुम्हारी बड़ी बहन है, कोई बंधुआ मजदूर नहीं। उसने तुम्हारे लिए अपनी पढ़ाई, अपना करियर सब कुछ छोड़ दिया। क्या तुम उसे थोड़ा सा सुख भी नहीं देखने दोगे? लेकिन सुजीता का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। वो चिल्लाकर बोली, कैसा सुख? दीदी की उम्र अब शादी वाली नहीं रही। इस उम्र में शादी करना वैसे भी शोभा नहीं देता। और फिर हमें कौन देखेगा? अभिनव की नौकरी का दबाव, मेरा अपना सोशल सर्कल, हमें घर पर दीदी की ज़रूरत है। शिवानी ने सुना और उसे लगा जैसे उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया गया हो। उसने अपनी सूखी आंखों से अभिनव की ओर देखा, जो सुजीता की बातों का विरोध करने के बजाय सिर झुकाए बैठा था। वो समझ गई कि उसके भाई के लिए वह केवल एक सुविधा थी, बहन नहीं। मौसा जी अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्होंने राजीव जी की ओर देखा, जिनकी आंखों में शिवानी के लिए गहरी करुणा थी। राजीव जी खड़े हुए और बोले, मौसा जी चलिए, जहाँ रिश्तों की कीमत केवल काम से आकी जाती हो, वहाँ भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। शिवानी जी, मुझे आपके लिए बहुत दुख है। मौसा जी समझ गए कि यहाँ रिश्तों की नहीं, सिर्फ ज़रूरतों की बात हो रही है। उन्होंने अपनी डायरी उठाई और शिवानी की ओर करुण दृष्टि से देखा। शिवानी की आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, क्योंकि क्योंकि उसका हृदय अब पत्थर का हो चुका था। पीछे से उसे अभिनव की आवाज़ सुनाई दी, मौसा जी फिर कभी ऐसी बात मत कीजिएगा। दीदी यहीं रहेगी, यही उनका घर है। जैसे ही बाहर निकले, अभिनव ने शिवानी पर हमला बोल दिया। दीदी, आपने मौसा जी को मना क्यों नहीं किया? क्या आपके मन में भी लड्डू फूट रहे थे? क्या आप भूल गई कि रचना की शादी करनी है? क्या आप इतनी स्वार्थी हो सकती हैं? शिवानी की जुबान जैसे तालू से चिपक गई। वो कुछ कहना चाहती थी कि क्या मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है? क्या मैंने इतने साल कम दिए हैं? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। पीछे से सुजीता की आवाज़ गूंज रही थी, आज के बाद अगर किसी ने इस घर में दीदी की शादी की बात की तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अभिनव, साफ कह दो अपनी दीदी से, यह घर उनकी वजह से चल रहा है और उन्हें इसे चलाना ही होगा। शिवानी बिस्तर पर गिर गई। उसे अपने पिता के वे शब्द याद आए, मेरी शिवानी सब संभाल लेगी। उसे एहसास हुआ कि भरोसा एक जाल था जिसमें वो एक फंस चुकी थी। उसने अंधेरे में अपनी उन किताबों को याद किया जो धूल खा रही थी, उन सपनों को याद किया जो मर चुके थे। उसने तय कर लिया कि अब वो किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेगी, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उस रात शिवानी ने महसूस किया कि जिस मकान को उसने घर समझा था, वो उसके लिए एक खूबसूरत जेल बन चुका था, जहाँ पहरेदार कोई और नहीं, उसका अपना सगा भाई था। मौसा जी के जाने के बाद घर की दीवारें शिवानी को काटने को दौड़ती थी। अभिनव और सुजीता ने उसे एक घरेलू मशीन मान लिया था। अब घर में संवाद लगभग खत्म हो चुका था। शिवानी सुबह उठती, चुपचाप खाना बनाती, दफ्तर जाती और शाम को आकर फिर से रसोई में जुट जाती। वह अब किसी से कुछ नहीं मांगती थी, यहाँ तक कि सम्मान भी नहीं। अभिनव को लगता था कि दीदी मान गई है, पर वो नहीं जानता था कि शिवानी के भीतर का स्वाभिमान अब धीरे धीरे मर रहा था। सुजीता अब खुलकर हुक्म चलाने लगी थी, दीदी आज खाने में पनीर बनाना, दीदी ज़रा मेरे कपड़े अलमारी में रख देना। शिवानी सब करती, पर एक शब्द भी नहीं बोलती। केवल रचना ही थी जो शिवानी के पास आकर कभी कभी बैठ जाती। रचना अब बड़ी हो रही थी, उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वो शिवानी की आंखों में छिपे दर्द को पढ़ सकती थी, पर वह भी अपने भाई और भाभी के सामने भूलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। शिवानी ने तय कर लिया था कि चाहे उसकी अपनी ज़िंदगी राख हो जाए, पर वह रचना को इस घर से सम्मान के साथ विदा करेगी। शिवानी ने अब चुपचाप रचना के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था। उसने तय किया कि वो अभिनव पर भरोसा नहीं करेगी। वो दफ्तर के लंच ब्रेक में अखबारों के वैवाहिक विज्ञापन देखती और अपने पुराने परिचितों से संपर्क करती। एक दिन उसकी मुलाकात अपने ही विभाग के एक वरिष्ठ सहयोगी से हुई। उन्होंने बताया, शिवानी, मेरा एक भांजा है सौरभ, एक नामी प्राइवेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव है। बहुत ही होनहार और ऊंचे ख्यालों वाला लड़का है।
तुम चाहो तो बात आगे बढ़ाऊं। शिवानी ने सौरभ की फोटो देखी। चेहरे पर सौम्यता और आंखों में बुद्धिमानी झलक रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर रचना को ऐसा घर मिल जाए तो मेरी सारी तपस्या सफल हो जाएगी। उसने सौरभ के परिवार से संपर्क किया और उसे एक रविवार को घर आने का निमंत्रण दिया। अभिनव और सुजीता को जब इस बात का पता चला तो वे भी थोड़े सजग हुए, पर शिवानी ने उन्हें साफ कह दिया, रचना मेरी जिम्मेदारी है और इसका फैसला मैं ही करूंगी। सौरभ जब पहली बार घर आया तो उसके व्यक्तित्व ने सबको प्रभावित कर दिया। वो न केवल दिखने में आकर्षक था, बल्कि उसकी बातों में एक ऐसी गहराई थी जो अक्सर युवाओं में नहीं दिखती। अभिनव उसे अपनी अफसरशाही के किस्से सुनाने लगा, पर सौरभ की दिलचस्पी शिवानी और रचना की बातों में अधिक थी। शिवानी ने गौर किया कि सौरभ उससे बहुत ही अजीब और गहरे सवाल पूछ रहा था। वह रचना के बारे में कम और शिवानी के संघर्ष, उसके दफ्तर और उसकी पसंद नापसंद के बारे में ज़्यादा पूछ रहा था। शिवानी को लगा कि शायद वो रचना के बैकग्राउंड की जांच कर रहा है। अगले कुछ हफ्तों तक सौरभ बार बार शिवानी के दफ्तर आने लगा, कभी कोई छोटा सा बहाना लेकर तो कभी बस यूं ही। वो घंटों शिवानी की मेज के पास खड़ा रहता और उसे काम करते हुए देखता। शिवानी को ये थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, लड़का शायद बहुत शर्मीला है, रचना के बारे में मुझसे पूछने में हिचकिचाता है। एक दिन सौरभ ने दफ्तर में कहा, शिवानी जी, अगले रविवार मैं अपने एक दोस्त के साथ घर आऊँगा, मुझे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। शिवानी का दिल धड़क उठा। उसे लगा कि शायद सौरभ रचना के लिए हाँ कहने आ रहा है। उसने घर की सफाई करवाई और रचना को अच्छे से तैयार रहने को कहा, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये रविवार उसके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। विश्वास और भावना के उतार चढ़ाव अब अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। वह रविवार जिसकी शिवानी ने महीनों से प्रतीक्षा की, अब उसके जीवन की पूरी दिशा बदलने वाला था। रविवार की शाम का सूरज अपनी लालिमा बिखेरे हुए ढल रहा था। शिवानी ने घर को किसी उत्सव की तरह सजाया था। उसने अपने हाथों से वे पकवान बनाए थे जो अक्सर वो खास मौक़ों पर बनाती थी। रचना ने आज नीले रंग का सुंदर सूट पहना था और वो थोड़ी घबराई हुई सी थी। अभिनव और सुजीता भी ड्राइंग रूम में जमे हुए थे। हालांकि वे इस रिश्ते के बहुत पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि रचना की शादी में पैसे खर्च होंगे। फिर भी सौरभ की हैसियत देकर वे चुप थे। ठीक 6 बजे दरवाजे की घंटी बजी। सौरभ अपने साथ एक अत्यंत शालीन और सलोने युवक को लेकर आया था, जिसका नाम उसने अमित बताया। शिवानी ने सबका स्वागत किया। चाय नाश्ते का दौर शुरू हुआ, पर वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। सौरभ की नज़रें बार बार शिवानी के चेहरे पर टिक जाती थी। अब इन्होंने माहौल को हल्का करने के लिए अपनी नौकरी की धाक जमानी शुरू की। सौरभ जी, रचना हमारी बहुत लाडली है, हम चाहते हैं कि उसे वह सब मिले जिसकी वो हकदार है। सौरभ ने मुस्कुराते हुए अभिनव की ओर देखा। हक की बात तो बहुत गहरी है अभिनव जी। कई बार जो हकदार होते हैं उन्हें ही कुछ नहीं मिलता। शिवानी को सौरभ की बात में एक तीखापन महसूस हुआ, पर वो चुप रही। थोड़ी देर बाद शिवानी ने बात को औपचारिक बनाने के लिए कहा, सौरभ जी, मुझे लगता है अब आप दोनों को अकेले में बात कर लेनी चाहिए। आप और रचना कमरे में जाकर एक दूसरे को जान ले तो बेहतर होगा। सौरभ ने चाय का कप मेज पर रखा और बहुत ही स्थिरता के साथ कहा, शिवानी जी, मुझे रचना से कोई पूछताछ नहीं करनी। सच तो ये है कि मैं यहाँ रचना के लिए आया ही नहीं हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुजीता के हाथ से चम्मच गिर गया। अभिनव ने हक्का हपक्का होकर पूछा, क्या मतलब? अगर आप रचना के लिए नहीं आए तो फिर किसके लिए रिश्ता लेकर आए हैं? सौरभ सीधे खड़ा हो गया और शिवानी की आंखों में देखते हुए बोला, मैं यहाँ शिवानी जी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि शिवानी जी मेरी जीवन संगनी बने। शिवानी के कानों में जैसे गर्म लावा गिर गया हो। वो अपनी जगह से पत्थर की मूरत बन गई। अभिनव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बकवास है? आप होश में तो हैं? दीदी की उम्र और आपकी उम्र? सौरभ ने उसे टोकते हुए कहा, उम्र सिर्फ एक संख्या है अभिनव जी। पिछले 1 महीने से मैं आपके दफ्तर के चक्कर काट रहा था। शिवानी जी, मैंने देखा है कि कैसी एक देवी स्वरूपा स्त्री ने अपनी पूरी ज़िंदगी उन लोगों के लिए जला दी जो उसकी रोटियां सेकने में भी अपनी बेइज्जती समझते हैं। मैंने आपकी त्याग की कहानी सुनी भी है और देखी भी है। मुझे एक ऐसी ही साथी चाहिए जो रिश्तों की कदर करना जानती हो।
शिवानी की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, सौरभ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। मैं अपनी छोटी बहन, जिसे मैंने बेटी की तरफ पाला है, उसका हक छीनकर अपनी मांग में सिंदूर सजा लूँ, ये अनर्थ मुझसे नहीं होगा। रचना का क्या होगा? आप जा सकते हैं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। सुजीता ने भी ताना मारा, देखा आपने, बाहर वाले भी अब हमारी दीदी पर डोरे डाल रहे हैं। ये सब आपकी ही ढील का नतीजा है अभिनव। लेकिन तभी रचना, जो अब तक खामोश खड़ी थी, आगे आई। उसने शिवानी का हाथ पकड़ा और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं दीदी, सौरभ जी कोई अनर्थ नहीं कर रहे हैं। वे तो वही कह रहे हैं जो इस घर में बरसों पहले हो जाना चाहिए था। आप अपनी खुशियों का गला मेरे लिए क्यों घोट रही हैं? क्या आपको क्या आपको हक नहीं है कि कोई आपका भी ख्याल रखे? शिवानी ने रोते हुए कहा, पर तेरा क्या होगा रचना, तेरी शादी। सौरभ ने मुस्कुराकर अमित की ओर इशारा किया और कहा, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, ये अमित है, मेरे चचेरे भाई, और बाकी की बात ये दोनों खुद बता देंगे। अमित ने आगे बढ़कर शिवानी के पैर छुए और सबको चौंकाते हुए कहा, दीदी, मैं और रचना पिछले 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं। हम साथ पढ़े हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। सौरभ भैया को जब ये पता चला तो उन्होंने ही ये रास्ता निकाला कि हम दोनों परिवारों को एक कर दें। शिवानी को लगा जैसे उसके सिर से बरसों पुराना बोझ उतर गया हो। कुदरत ने उसके त्याग का फल इतने अद्भुत तरीके से दिया था कि वो चकित रह गई। विश्वास और भावनाओं के इस महासंग्राम में अब वो समय आ गया था जहाँ शिवानी को अपने ममता के आंचल से बाहर निकलकर अपने स्वाभिमान की ढाल उठानी थी। अभिनव और सुजीता के लिए केवल शादी नहीं, बल्कि उनके ऐशो आराम के अंत की शुरुआत थी। ड्राइंग रूम का सन्नाटा किसी तूफान के आने का संकेत था। अभिनव की आंखों में गुस्सा और असुरक्षा साफ झलक रही थी। उसे रचना और अमित के प्यार से उतनी चिढ़ नहीं थी जितनी इस बात से थी कि अगर शिवानी चली गई तो घर का खर्च, रसोई की जिम्मेदारी और उसके होने वाले बच्चों की देखभाल कौन करेगा। ये सब एक सोची समझी साजिश है। सुजीता चीख कर बोली, रचना, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी बड़ी बहन के सामने अपना प्रेम प्रसंग चला रही थी। और दीदी, आपने तो जैसे इस मौके का इंतज़ार ही किया था कि कब कोई आए और आप इस घर की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर निकल जाए। शिवानी के भीतर जैसे कुछ टूट गया। उसने पहली बार सुजीता की आंखों में सीधे झांक कर कहा, पल्ला झाड़ना उसे कहते हैं सुजीता, जो घर में रहकर भी घर का काम ना करे। मैंने इतने साल इस घर को अपनी हड्डियों से सींचा है। जिम्मेदारी क्या होती है ये तुम मुझे मत सिखाओ। अभिनव ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, ना रचना की और ना आपकी दीदी। दीदी, आप कहीं नहीं जा रही हैं। पिताजी का वचन याद रखिए। शिवानी ने शांति से जवाब दिया, पिताजी ने मुझे तुम्हारी सार संभाल को कहा था, तुम्हारी गुलामी को नहीं। तुम अब खुद एक अफसर हो, अपनी गृहस्थी संभालना सीखो। अगले कुछ दिन घर में किसी युद्ध के मैदान जैसा माहौल रहा। अब इन्होंने धमकी दी कि वो शादी के लिए एक पैसा भी नहीं देगा। उसने यहाँ तक कह दिया कि वो पुश्तैनी मकान बेच देगा। लेकिन सौरभ कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो शिवानी के दफ्तर पहुँचा और उसे एक लिफाफा दिया। शिवानी जी, मैंने सुना है कि अभिनव आपको डरा रहा है। ये लीजिए, ये मेरे वकील का नंबर है। यह घर आपके पिता का है और इसमें आपका बराबर का हक है। अगर अभिनव ने मकान बेचने की कोशिश की तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। शिवानी ने लिफाफा वापस कर दिया और कहा, सौरभ जी, मैं लड़कर नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस घर से निकलूँ तो मेरा मन हल्का हो। तभी अमित और रचना ने एक बड़ा फैसला लिया। अमित ने शिवानी के पास आकर कहा, दीदी, हमें किसी भव्य शादी की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि एक ही मंडप में 2 शादियाँ हो, सादे तरीके से। सौरभ भैया और मैं दोनों तैयार हैं। हमें आपसे दहेज नहीं, सिर्फ आपका साथ चाहिए। शिवानी की आंखों में पहली बार जीत की चमक दिखी। उसने अपनी बची हुई पीएफ की राशि निकाली और अपनी पुरानी सहेली नीलम को फ़ोन किया। उसने तय कर लिया कि अब वह दूसरों की अनुमति का इंतज़ार नहीं करेगी। वह दिन आ ही गया। पुश्तैनी मकान, जिसे अभिनव खंडहर कहता था, आज गेंदे के फूलों और रोशनी से जगमगा रहा था। मोहल्ले के लोग हैरान थे कि जिस शिवानी ने अपनी उम्र गुजार दी, आज वो खुद दुल्हन बनी थी। सौरभ और अमित जब बारात लेकर आए तो पूरा मोहल्ला झूम उठा। अभिनव और सुजीता अपने कमरे में बंद रहे, पर जब उन्होंने देखा कि समाज के बड़े बड़े लोग और शिवानी के दफ्तर के अधिकारी उसे आशीर्वाद देने आए हैं,
तो लोक लाज के डर से उन्हें बाहर आना ही पड़ा। मंडप में दो जोड़े बैठे थे, एक तरफ रचना और अमित जो युवा प्रेम का प्रतीक थे, तो दूसरी तरफ शिवानी और सौरभ जो परिपक्वता, सम्मान और न्याय का प्रतीक थे। जब कन्यादान की रस्म आई तो अभिनव के हाथ कांप रहे थे। शिवानी ने उसका हाथ थाम कर कहा, अभिनव, आज मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ, रचना को विदा कर रही हूँ और तुम्हें स्वतंत्र कर रही हूँ। अब इस घर को तुम संभालना। विदाई का समय रचना तो रो रही थी, पर शिवानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा जैसे वर्षों बाद उसने आज खुलकर सांस ली है। सौरभ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो शिवानी, अब अपनी खुद की दुनिया बसाते हैं। दो डोलियां एक साथ आंगन से उठी थी। पुश्तैनी मकान जो कभी शोर शराबे से भरा रहता था, अब अचानक एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। अभिनव और सुजीता ड्राइंग रूम में अकेले बैठे थे। फर्श पर अभी भी फूलों की पंखुड़ियाँ और अक्षर बिखरे हुए थे। सुजीता ने झिंझलाते हुए कहा, चलो, बला टली। अब कम से कम हम अपने तरीके से रह सकेंगे। कल सुबह मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, बाहर से मंगवा लेंगी। लेकिन अगली सुबह जब अभिनव उठा तो उसे वो सुकून नहीं मिला। उसे अपनी मेज पर प्रेस किए हुए कपड़े नहीं मिले, न ही उसकी पसंदीदा अदरक वाली चाय की खुशबू आई। रसोई में बर्तन झूठे पड़े थे और डस्टबिन कचरे से भरा था। सुजीता अभी भी सो रही थी। अभिनव को पहली बार एहसास हुआ कि शिवानी केवल एक पैसा लाने वाली मशीन नहीं थी, वह इस घर की आत्मा थी जो चुपचाप बिना किसी शोर के सब कुछ व्यवस्थित रखती थी। शादी के कुछ महीने बीत चुके थे। शिवानी अब एक सुंदर से बड़े फ्लैट में सौरभ के साथ रहती थी। वहाँ उसे सुबह 9 बजे उठने पर कोई ताना नहीं मारता था। सौरभ अक्सर खुद रसोई में जाकर शिवानी के लिए चाय बनाता। सौरभ ने पहले ही दिन शिवानी से कहा, शिवानी, इस घर में तुम बहू बनकर नहीं बल्कि शिवानी बनकर आई हो। तुमने सबकी जिम्मेदारियां निभाई, अब अपनी जिम्मेदारी निभाओ। तुम्हें पीएचडी करनी थी ना? मैंने पास के विश्वविद्यालय में पता किया है। शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। जिस सपने को उसने कई साल पहले एक पुरानी संदूक में बंद कर दिया था, सौरभ ने उसे फिर से खोल दिया था। एक शाम अभिनव का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में पुराना घमंड नहीं था। दीदी, घर बहुत सूना है। सुजीता से काम नहीं संभल रहा। रोज़ झगड़े होते हैं। नौकर भी टिकते नहीं हैं। क्या आप कुछ दिन के लिए आ सकती हैं? शिवानी ने मुस्कुराकर खिड़की के बाहर ढलते सूरज को देखा और कहा, अभिनव, समय सबको सब कुछ सिखा देता है। तुमने कहा था ना कि जिम्मेदारी जिसे सौंपी जाती है वही निभाने का पाबंद होता है। अब वो जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। फ़ोन रखकर शिवानी ने सौरभ की ओर देखा जो उसके लिए उसकी पसंदीदा समाजशास्त्र की एक नई किताब लेकर आए थे। आज शिवानी अपनी पीएचडी की तैयारी फिर से शुरू करने वाली थी। 36 की उम्र में वो अपनी ज़िंदगी का पहला पन्ना लिखने जा रही थी, लेकिन समाज और उसकी अपनी आदतें उसे रोक रही थी। उसे बार बार लगता कि क्या इस उम्र में वो फिर से छात्रा बन पाएगी? क्या लोग हंसेंगे नहीं? सीखने की कोई उम्र नहीं होती शिवानी। तुम्हारी तपस्या का असली फल तुम्हारी डिग्री होगी। उधर अभिनव और सुजीता में कलह शुरू हो गई थी। 20 लाख रुपए सुजीता ने अपने मायके में किसी निवेश में लगा दिए और वो पैसा डूब गया। अभिनव पर कर्ज बढ़ने लगा। घर की हालत खराब होने लगी क्योंकि सुजीता को घर संभालना आता ही नहीं था। एक दिन अभिनव के दफ्तर में जांच बैठ गई। उस पर लापरवाही के आरोप लगे। जिस अफसर की कुर्सी का उसे घमंड था वो डगमगाने लगी। सुजीता जो केवल सुख की साथी थी अब अभिनव को ताने देने लगी। तुम्हारी बहन ही मनहूस थी, जब से गई है घर की बरकत ले गई। पहली बार अभिनव को गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, बरकत वह नहीं ले गई, बरकत तो वो खुद थी जिसे हमने पैरों तले रौंद दिया। उधर विश्वविद्यालय का पहला दिन। शिवानी ने सफ़ेद सूती साड़ी पहनी, आंखों में हल्का काजल लगाया और 36 साल की उम्र में हाथ में फाइल लेकर विश्वविद्यालय की सीढ़ियाँ चढ़ी। युवा छात्र उसे हैरानी से देख रहे थे। कुछ ने उसे मैडम समझकर नमस्ते किया। जब वो कक्षा में बैठी तो प्रोफेसर ने उसका परिचय दिया। छात्रों, मिलिए शिवानी जी से। इन्होंने अपने परिवार के लिए अपने करियर की बलि दी और आज ये अपनी पहचान वापस पाने आई हैं। पूरी क्लास ने तालियों से उसका स्वागत किया। शिवानी को लगा जैसे उसके पिता ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। उसका शोध का विषय था मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों में कामकाजी महिलाओं का भावनात्मक शोषण। ये केवल शोध नहीं था, ये उसकी अपनी कहानी थी। एक दिन शिवानी विश्वविद्यालय
कि पुस्तकालय से बाहर निकल रही थी कि उसने देखा सीढ़ियों पर अभिनव बैठा है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, कपड़े मटमैले थे। दीदी, अभिनव की आवाज़ काँप रही थी। शिवानी का ममतामयी दिल पसीज गया, पर उसने खुद को कड़ा किया। यहाँ कैसे अभिनव? सुजीता कैसी है? सब खत्म हो गया दीदी। सुजीता मायके चली गई है। मुझ पर गबन का झूठा आरोप लगा है। दफ्तर वाले मुझे सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। मुझे आपकी ज़रूरत है। अभिनव फूट फूट कर रोने लगा। शिवानी ने उसे सहारा दिया, लेकिन इस बार उसने उसे घर चलने को नहीं कहा। उसने शांति से कहा, अभिनव, मैंने तुम्हें चलना सिखाया था, लड़ना तुम्हें खुद सीखना होगा। मैं तुम्हारी कानूनी मदद कर सकती हूँ। सौरभ बहुत अच्छे वकील को जानते हैं, लेकिन अब मैं उस घर में वापस नहीं आऊँगी। सौरभ की मदद से अभिनव पर लगे झूठे आरोप हट गए, लेकिन इस प्रक्रिया में अभिनव को एहसास हो गया कि उसने क्या खोया है। उसने पुश्तैनी मकान को बेचने का विचार त्याग दिया। शिवानी और सौरभ के विवाह को 2 साल बीत चुका था। शिवानी अब डॉक्टर शिवानी बनने की राह पर अग्रसर थी। उधर पुश्तैनी मकान में सन्नाटा पसर गया था। सुजीता और अभिनव के बीच अब कोई संवाद नहीं होता था, सिवाय झगड़ों के। सुजीता को माँ बनने की खबर मिली तो लगा शायद घर में खुशियाँ लौटेगी, लेकिन नियति का खेल कुछ और ही था। 7वें महीने में सुजीता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा कि स्थिति नाजुक है और ऑपरेशन के लिए भारी रकम के साथ साथ ब्लड की तुरंत व्यवस्था करनी होगी। अभिनव बदहवास हो गया। उसने सुजीता के मायके वालों को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने रिस्क और खर्च का नाम सुनकर पल्ला झाड़ लिया। सुजीता के भाई ने यहाँ तक कह दिया, अब वो तुम्हारे घर की जिम्मेदारी है, हमें परेशान मत करो। अभिनव को पहली बार उस अकेलेपन का एहसास हुआ जिसे वो शिवानी को देना चाहता था। उसे अपनी बड़ी बहन की याद आई, जो हर मुसीबत में उसके आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी। देर रात अस्पताल के कॉरिडोर में अभिनव अकेला बैठा रो रहा था। उसके पास ना तो पर्याप्त पैसे थे और ना ही हिम्मत। तभी उसने एक साया देखा। ऊपर सिर उठाया तो सामने शिवानी और सौरभ खड़े थे। शिवानी ने बिना एक शब्द बोले अभिनव के कंधे पर हाथ रखा। अभिनव उसके पैरों पर गिर पड़ा। दीदी, मुझे माफ़ कर दो। सुजीता की जान खतरे में है और मेरे अपने साथ छोड़ गए। शिवानी की आंखों में आंसू थे, पर वे कमज़ोरी के नहीं, करुणा के थे। उसने अभिनव को उठाया और कहा, पागल है क्या? भाई बहन के रिश्तों में माफ़ी नहीं होती। तूने रिश्ता तोड़ा था, मैंने नहीं। सौरभ ने आगे बढ़कर डॉक्टर से बात की और सारे बिलों का भुगतान किया। पूरी रात शिवानी ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी रही। सुजीता ने एक कमज़ोर से बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, बच्चा और माँ दोनों खतरे से बाहर हैं, लेकिन सुजीता को बहुत देखभाल की ज़रूरत होगी। जब सुजीता को होश आया तो उसने अपने सिरहाने शिवानी को बैठे देखा। सुजीता की आंखों से शर्म के आंसू बहने लगे। वो वही शिवानी थी जिसे उसने खंडहर की नौकरानी कहा था, जिसे उसने रोटी सेकने के लिए ताने दिए थे। सुजीता ने कांपते हाथों से शिवानी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, दीदी, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप यहाँ खड़ी रहें। मेरे अपनों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और आप? शिवानी ने उसके माथे को चूमा और कहा, चुप हो जा पगली, अब तू इस घर की बहू नहीं, मेरी छोटी बहन है। और ये बच्चा, ये मेरे पिताजी का वंश है। इसे स्वस्थ करना अब मेरी जिम्मेदारी है। अस्पताल के उस कमरे में बरसों जमी नफरत की बर्फ़ पिघल गई थी। अभिनव खामोश खड़ा ये सब देख रहा था। उसने देख लिया कि पद और प्रतिष्ठा से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा वही होता है जिसके पास बड़ा दिल होता है। सुजीता और बच्चे को घर लाया गया, लेकिन इस बार शिवानी वहाँ काम करने नहीं बल्कि घर बसाने आई थी। कपिल, सौरभ और शिवानी ने मिलकर फैसला किया कि वे घर के एक हिस्से को डे केयर और स्टडी सेंटर में बदल देंगे, जहां गरीब बच्चों को शिवानी पढ़ाएगी। अभिनव ने अपनी पहली सैलरी सस्पेंशन हटने के बाद शिवानी के हाथों में रखी और कहा, दीदी, अब से इस घर का बजट आप ही तय करेंगी। मैं अब अफसर बनकर नहीं, आपका छोटा भाई बनकर रहना चाहता हूँ। शिवानी ने पैसे वापस करते हुए कहा, नहीं अभिनव, अब तुम खुद समर्थ हो। मैंने अपना घर बसा लिया है, अब तुम अपना घर संभालो। मैं बस आती जाती रहूँगी। अंतिम दृश्य। पुश्तैनी घर के आंगन में गेंदे के फूल खिले हैं। रचना और अमित अपने छोटे बच्चे के साथ आए हैं। सौरभ और शिवानी एक बेंच पर बैठे हैं। सुजीता रसोई में चाय बना रही है और अभिनव बच्चों के साथ खेल रहा है। शिवानी ने सौरभ की ओर देखकर कहा, पता है सौरभ, आज पिताजी बहुत खुश होंगे। सौरभ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज वे इसलिए खुश नहीं होंगे कि घर फिर से एक हो गया, बल्कि इसलिए खुश हैं क्योंकि आज उनकी बेटी ने सिर्फ त्याग नहीं किया बल्कि सबको प्रेम और सही रास्ता सिखाया है।
आसमान में चांद पूरा था और शिवानी की ज़िंदगी अब पूरी तरह मुकम्मल हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।